नावल जन्नत के पते अज़ कलम निमरा अहमद। किस्त नंबर 6। वो पीर पटक कर चबूतरे की तरफ और पाँव लटका कर बैठ गए। फोन अभी तक बज रहा था। उसने फोन कान से लगाया और डॉली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ आ रहा था। हेलो मिस हयात, कैसी हैं आप? वो मेजर था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया और वो आंखों से आंसू साफ कर रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करे। ये जो बंदे अपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, उनमें से एक एक का खून कर दूंगी और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दे, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने रख दिया। दस घर बार वाली हो जी। डॉली ने चारा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें? इसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वीजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। इससे लगा सच बोल रहा है। मैं किसी को जाके आपकी बातें नहीं बता। वो लब भयंचे से देखती रही। ठीक है मत रुआ, मैं जी बड़ा प्यार करता हूँ अब से, इसीलिए आता हूँ। अच्छा नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप से बैठा तकता रहा। वो खलाओं में घोर रही थी। तस जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तस फोन पे कहा था ना? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, वो जहाँ अमेरिका है, अंग्रेजी फिल्मों वाला। वो रोना भूल कर खुशी से चाका। वो शायद वाकई सच्चा था या फिर मक्कार अदाकार था। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है। वहाँ कैसा है जी? तहड्डा शौहर? मैं नहीं जानती। अगर जानती होती तो इधर ना बैठी होती। इसकी पलकें भीग गई। तुम दुआ करो डॉली वो मुझे मिल जाए। वो आंखों में नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। वो उंगली से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतरी थी। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। जब उसने डॉली को ये कहते सुना, मगर वो रोली आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर खूबसूरत और उदासी वाली आवाज़ थी। इसने पहले कभी ना सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके कदम वहीं रुक गए और गर्दन पीछे मोड़कर देखने लगी, पर पीछे दूर दूर तक किसी का नाम निशान भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसकी रोली से मिलने की ख्वाहिश हुई। वो जानना चाहती थी रोली कौन है, क्या है। इस रात वो मुश्किल से 2-3 गिनती सो सकी थी। फजर की अज़न से भी पहले वो तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक अलिक्लियो पहुंच गए कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा उसे 12 मिल गए। वो बहुत फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार और सिया जैकेट में मलबूस थी। अब किधर जाना? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। हया जल्दी करें, हमें 15 में से होना है। कि वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर एडी कार से एंट्री होगी? आप एडी कार और पासपोर्ट ला है ना? वो रात को इतनी उस ट्रिप थी, भूल ही गया पासपोर्ट तो आज मुझे मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं है याद। खदीजा मुंह खोले उसे देख रही थी। नहीं एम सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। खदीजा इसका सर घूमने लगा। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? आपके पास पासपोर्ट नहीं तो आप खुद क्यों हैं? आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी हया पर। हया जो इतनी मगरूर लड़की थी वो एकदम रुपड़ी। एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम ही उन लाइफ में। वो जल्दी से आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाई अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी, मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी है और खिलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बसी 7 बजे खुल जाएगी। इस कला पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, यह नामुमकिन है, मैं कभी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी। कि पहले 15 में से हो सिक्कों
है। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। अब अभी से हार मान लेना चाहती हैं, लाइडी कार्ड दे। वो इसके हाथ से कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ती चला गए। उसने आंखें साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा? कहीं डॉली की दुआ पूरी तो नहीं हो जाएगी? वो कभी तरक्की नहीं जा सकेगी, इसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा। फिर वो गाड़ी की तरफ लपकी। बहुत रेस ड्राइव करके वो पिंडी थी। 1 घंटा उसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लेकर सीढ़ियां उतर रही थी, तभी कद गैर शनासा नंबर से इसे कॉल। इसने फौरन फोन उठा। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास एम्बेसी के अंदर, फ़ोन के परमिशन नहीं। अभी गार्ड की मिन्नतें करके फ़ोन कर रही हूँ। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं इधर हूँ। मेरी एंट्री हुई? जी हाँ, मैं 14 नंबर पर थी, आपकी एंट्री करवा दी है। आपका 15वां नंबर है। हया अब जल्दी से आ जाएं। बस मैं आ रही हूँ, अभी ऑफिस टाइम है तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, गाड़ियों के हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल। वो बार बार फिक्रमंदी से कला पर बांधी हुई घड़ी को देखती। बड़ी मुश्किल वो मरी रोज़े निकल पा और सुकून का सांस लिया। मामूली चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन लाउंज में पहुंच पा जहां खदीजा थी। टर्क रिग्स मखसूस टर्क ईवल आई और तुर्की नक्शों से सजाया गया था। खदीजा परेशान बैठी थी। हया को देखकर उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप एक फिर वो दोनों को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। वो खुश शक्ल सा टर्क डिप्लोमेट उनका इंतजार कर रहा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर दी। वो बहुत डरी हुई थी, अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो। फॉर्म पे एक नज़र दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा। आप कहाँ थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। मुझे सबेंजी यूनिवर्सिटी ये लिस्ट भिजवा गई थी। इसने टेबल से एक कागज़ पकड़ते हुए कहा कि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। अब दोनों में से कोई एक आकर शाम 4 बजे पासपोर्ट पकड़ ले। इनके दिल में बेहद खुशी हुई कि एम सॉरी है, एम सॉरी। खदीजा बैक वक्त दोनों के मुंह से निकला। फिर वो हंसते हुए एक दूसरे के गिले लग गए। बाल आखिर से यकीन आ गया था कि वो तुर्की जा रही है और पूरे 5 माह के लिए, जहां वो रहता, जो हर वक्त इसके दिल के पास रहता है। वेलकम मी ओ सबेंजी। ओ भाई तो चले गए थे, मुझे ड्रॉप करके मैं आपके सिर से इनको कॉल कर लूँ? वो मुझे पकड़ लेंगे। नो प्रॉब्लम, मैं ड्रॉप कर दूंगी। खदीजा मुझे दीजिए और तुम का सकती है। उसने गाड़ी का लॉक खोला। मुझे सफर जिना जाना था, यूं ना करे कि कुछ शॉपिंग कर ले। अपने कुछ तो लेना होगा खदीजा। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी है। फिर वहीं चलते हैं। सिनोशोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन में इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना रात को था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गए। वो नीडल उनमें ब्रेशनेस पे से लगी है। आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी यहाँ से को अच्छा शर्ट पेस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और हर तरफ फैले कड़ा वाले कपड़े। एक सेल्समैन देखकर फौरन मुतवज्जे हुआ। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं। मैम, ये मेरे सामने रखा है। इसने बाई जानिब इशारा करते हुए कहा, जहां एक फैमिली पहले से खड़ी देख रही थी। ओ थैंक्स। वो खूबसूरत कड़े वाला शर्ट का फरानत पेस फैला हुआ था। हया की बिल्कुल बाई जानिब एक नौजवान सजकाई खड़ा था। उसके साथ एक नफीस मामर सी खातून और कम उम्र लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते ही इंसानियत भाभी का कम्प्लेक्शन फेर ही उन पर सूट करेगा, क्यों है? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। इसे बस इसी बात की जल्दी थी, कब वो नौजवान इस कपड़े को छोड़े और कब वो देख पाए। हया उसके पकड़े कपड़े को देख रही थी। जब इसकी निगाहें कपड़े से इस शख्स की कला पर पड़ी, वो एकदम चौंकी। इसकी कला पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो। वो दराज कद था, रंग साफ, चेहरे पे सुंजियदगी और आंखों पर फ्रेम ग्लासेस थे। वो जैकेट में मलबूस अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर इसकी बहन ने इसके हाथ से आराम से कपड़ा खींचा। अब इसकी उंगलियां नजर आ रही थी, जिनके ऊपर वाले पूरों में कुदरती
लकीर पड़ी थी इसे बे-इख्तियार शीशे में उंगलियां याद एक बहुत एहतियात से इसने आदेर उधर देखा, आसपास को इसके जानने वाला नहीं था। पिंकी, इसने खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज से पुकारा। वो अपनी बहन की समत देख रहा था, उसने शायद सुना नहीं। इसकी बहन हया को अपनी तरफ देखता पाके बोलते बोलते रुकी। इसने पिंकी जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने इस देखा, उसकी माँ भी इसी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों का यूं हया को देखने की वजह से नौजवान ने भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा इस नौजवान का चेहरा झुलसा हुआ था, झुलसने के निशान बहुत गहरे न थे। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो इस नौजवान की आंखों में देखते हुए तीखे अंदाज में बोली। वो उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे और उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट लगने से याददाश्त खो गए है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। डॉली, वो आपका ख्वाजा सरा दोस्त जिसके साथ आप रोज ख्वाजा सराब ने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने? इसकी आंखों में गुस्सा दराया। वो जरा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता तक नहीं, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों के निशान मेरी गाड़ी के शीशे में फंसने के बाइस ही आए थे, मुझे याद है। मिस्टर, आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है? आपको वो लड़की मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके भाई को ख्वाजा सरा बने देखा था। इस नौजवान ने गुस्सा से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और अब बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अपने कुछ फजूल बोला तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने थे? किसी ने उसके अक़ब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को ढारस सी मिली। आपका दिमाग खराब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा उन्होंने। लड़की भड़क कर बोली। शॉप में सब लोग छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ माफुट। खदीजा ने जुबा बोला, आपके भाई को ख्वाजा सरा बना मैंने भी देखा था। मैं 10 और आदमी ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून हैं, अब खून खातन किए जा रही हैं। सर, मैडम, शॉप मैनेजर तेजी से इनकी तरफ आया था। उधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब हो रही है। वो मेजर साहब। अब उसने नौजवान का चेहरा देखा और हैरत से बोला, बहुत मुइज़्ज़त सर। फिर वो हया की तरफ मुड़ा। अब प्लीज शोर ना करें, अगर आप खरीदारी नहीं करनी तो जा सकती हैं। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चलो हम ही चले जाते हैं, उनका तो दिमाग खराब है, लड़की ने खफगी से कहा और पलटी। वो नौजवान एक तनफ्फुर भरी निगाह इस पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तौबा है आजकल की लड़कियों की, इसकी माँ ने नापसंदीदगी से कहा। वो लब भयंचे खड़ी उन्हें जाते देखे गए। उसे इस शख्स के मेजर अहमद होने का शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें दिखे देकर निकाले हम भी खिसक जाएं, डीजे ने कहा। फिर वो आगे बढ़ गए। बाहर उसने खिले में आकर कहा, थैंक यू डीजे। पहली बार उसने खदीजा को इसके मरूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था, अब झूठ नहीं बोलती, अपने वाकई देखा होगा जो कर रही थी। मगर डीजे, मैंने इसे वाकई ख्वाजा सरा बने देखा था। हयान, आपने इसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था? हो सकता वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हूँ, पता नहीं। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ी। 28 जनवरी को इसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी को इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो आम से ताया फुरकान घर मानने गई थी। इसका नेट काम नहीं कर रहा था। खदीजा का पैगाम आया था। सब एनजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पर करने के लिए भेजा। ताया फुरकान लान में अखबार पढ़ रहे थे। एक ताया की याद। जी, वो मुस्कुराते हुए बोली। फ्लाइट कब है? 5 फरवरी को।
अपना ख्याल रखना, वैसे बेटियों को तन्हा इतनी दूर भेजना नहीं चाहिए। सुलेमान का हौसला है। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और अकदार का ख्याल रखना, सर से दोपट्टा ना उतारना जैसे इरम नहीं उतारती। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर चली गए। काश वो बता सकती ताया को कि जो मगरिबी लिबास यहाँ इनकी वजह से नहीं पहनती वहाँ ज़रूर पहनेगी। इसने बहुत सी जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख ली थी, और रही सर ढकने की बात, वो तो सबंजी में सख्ती से हराम था। इरम कमरे में नहीं थी, बाथरूम का दरवाज़ा बंद था, अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से बेड पर बैठ गए। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी। दफ्तर सेल फोन की घंटी बजी। इरम का फोन इसके साथ ही तकिए पे रखा था। उसने सेल फोन पकड़कर देखा, एक नया पैगाम आ रहा था और साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, है सलमान। वो बेयकीनी से फोन की स्क्रीन देख रही थी। इरम ने किसी का नंबर इसके नाम के साथ महफूज कर रखा था। हया ने बाथरूम का बंद दरवाजे को देखा और फोन पे एक दो बटन दबाए। पैगाम खुल गया। मैं कॉल कर लूँ। सुबह से बात नहीं हुई, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता, ये दिल इतना मजबूत नहीं जा। इसने जल्दी से पैगाम को मिटाया और वापस तकिए पे फोन रख दिया। एक लम्हे में इसे सब समझ आ गया था। इरम ताया अब विकी स्कार्फ रखने वाली लड़की, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी। तभी वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मजीद वहां से बैठे निकल आई और उसने ताया फुरकान से मांग लिया। हिजाब ओढ़ना, अनिकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं, इसने बेख्तियार सोचा था। सबंजी यूनिवर्सिटी इसे इस हॉस्टल के मुतालिक जानने के लिए सवालनामा भेजा था। वो लैपटॉप गोदी में रख के सब सवाल पढ़ रही थी और अपना मूड बेहतर करने के लिए जवाब भेजने लगी। क्या आप अपनी हम वतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बालकल भी नहीं। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? ये गिरालवावर खूनखार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सहफा ख़त्म हुआ तो उसने नेक्स्ट को दबाया। वो सोच रही थी अगले शफ़ी के जवाबात पर करके मनसूख कर देगी इस फॉर्म को। इस फॉर्म का जमा कराने का कोई इरादा नहीं था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पर अगले सफ़े की बजाय फॉर्म फुल करने का शुक्रिया। हम आपका रूम अलाट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा आया। तवास की मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। फॉर्म सबंजी को जा चुका था। इसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। इसकी पैकिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो सब सामान देखकर बाहर इलाज खाली था। हया ने टेलीफोन के स्टैंड पर से डायरी अटे और सबीन फुफो का नंबर और घर का पता वाला सहफा फाड़ कर मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ जहां सिकंदर से मिल जाए, फिर वो बीते माहो साल का हिसाब जरूर लेगी। वो वापस और लैपटॉप देखा। वहां एक ईमेल का निशान स्क्रीन पर जगमगा रहा था, नेशनल रिस्पांस फॉर साइबर क्राइम। इसने इस मेल को देखा और खोला। वो जैसे जैसे पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से खुलती गईं। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की इस मेल के जवाब में थी, जो चंद रोज़ कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें उसने वीडियो का जिक्र किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने इसको बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ इसे अपना फ़ोन नंबर और घर का पता भी लिखना था। ये फॉर्म FA के मुतरादिफ था, इसलिए तमाम तफसीलात ज़रूरी थी। अगर साइबर क्राइम सेल ने जवाब अब दिया तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या ये बेवकूफ़ बनाया गया? क्या वाकई वो असली मेजर था? मगर फिर वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से की ताकत कैसे? वो लैपटॉप पर टाइप करने लगी कि वो वीडियो अब भेज चुकी है, वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसने मेल लिखकर सेंड कर दिया। फिर वो सोचने लगी मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम से नहीं था। उसे यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन उसके पास खड़े थे, इसे तसल्ली दे रहे थे। हया ने चुप करवाने की कोशिश की थी, फिर फासले पर खड़ी हो गई, जेबों में हाथ डालकर।
आज इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। आज बस आखिरी रोज था, फिर वो तुर्की खुल के अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी, मर्जी से घूमेगी। इस वक्त रात के 11 बजे थे और उनकी फ्लाइट सुबह 4 बजे थी। कितना रोती हो तुम, ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहिब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी थी। इसके आंसू तब थमे जब इतिहाद एयरलाइन की वो पाकिस्तानी ऑफिसर उनके पास आई और उनसे मुखातिब हुए। मैडम, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल के हैंडी कैरी में रख ले ताकि सामान गुम भी हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। अलिफा, सामान गुम हो जाए? डीजे गुस्सा से बोली। मैम, यही बेहतर है, क्यों नहीं, क्या बाज औकात सामान गुम हो जाता है। हयामान भी जाती मगर डीजे उड़ गए। हरगज नहीं इतना भारी हैंडी कीवनी उठाना। फिर तो तुर्की अल्लाह आप पर मेहरबानी करे, वो गुस्सा में कहकर चली गए। हया बेख्तियार हंस दी। डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इन दोनों की नशिस्तें एक भी कतार में मिली। खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली डीजे को दरमियान वाली खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए अगर दरमियान वाली सीट पे एक हैंडसम चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी इत्मीनान से चलते हुए आए और इन दोनों के दरमियान बैठ गए। मुझे शबीर कहते हैं, भारी आवाज में बोला। हया, नाइस, गुड। डीजे ने मैगजीन फैलाकर चेहरे पे रख लिया। थोड़ी देर में मेन्यू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गए। मेन्यू पे कुछ जाने पहचाने नाम लिखे थे। हया ने डीजे तरफ सवालिया निगाहों से देखा। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता, वो लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हथियार डाल दिए। वो बहुत एतमाद से आर्डर लिखवाते गए मगर जब खाना आया हया का दिल खराब होने लगा। शबीर बड़े मज़े ले लेकर खाने लगा। डीजे भी एक चम्मच लगाकर दोहरी हो गए। हया भी बदमज़ा हो गए। इतना फीका सालन उसने आज तक नहीं खाया था। उन्होंने चख कर बर्तन पीछे कर दिए। हया दोपट्टा पीछे करके सो गए।